बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी के हवाले से है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के वजह से, इंट्रोडक्शन की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। ऑटो मींस एयर, टॉक्सिसिटी मींस टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनी केमिकल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये जो भी चीजें हैं वो समझाने के लिए पहले एक तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये पिक्चर है, अगर आप देखें तो ये हमारी एयर की पिक्चर है। थोड़ी सी बड़ी की है मैंने, लेकिन मैं इस काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप कि ये हमारा एयर है। एयर का जो पोर्शन हमें बाहर दिखाई देता है वो ये है, जो यहाँ तक का जो ब्राउन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, हड्डी तक का, ये हिस्सा है जो हमारा बाहर विजिबल होता है, जिसको आप पिन ऑफ एयर कहते हैं। और ये जो है वो बेसिकली एयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो विजिबल पार्ट है वो है। यहाँ से इस एक्सटर्नल एयर के बाद फिर आपके पास एक्चुअली जो एयर है वो शुरू होता है। सबसे पहले एयर कैनाल है, ये आपका एक्सटर्नल एयर कहलाता है। एयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर एयर। जो ये आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है वो एक्सटर्नल एयर है यहाँ तक। और ये जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो पोर्शन है, ये आपका एयर ड्रम है। बेसिकली यही है जो आपके जो बेसिक जो साउंड है उसको परसीव करवाने में हेल्प करता है। और पिच क्या होनी चाहिए, साउंड कितनी सुनाई देनी है, कितनी सुनाई नहीं देनी है, वो एयर ड्रम के ऊपर जो जिस फ्रीक्वेंसी से आके एयर अटैच होती है, और उसकी बेस पर हमें पता चलता है कि कितनी आवाज जो है वो है और कितना करीब है जो बोलने वाला आवाज जिसकी आ रही है, या कितना दूर है, साउंड कितनी मिनिमम है या मैक्सिमम है। इसका पता आपको उस वक्त चलता है जब वो साउंड एयर के थ्रू पास होकर आपके एयर ड्रम से लगती है, तो उसी की बेस पर जो है वो आगे इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। इस एयर ड्रम के आगे जब हम बात करते हैं तो ये ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मिडिल एयर। इस मिडिल एयर में आपको छोटी छोटी सी 3 हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ये मेलियस, इनकस और स्टेप्स कहलाते हैं। ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जैसे ही पहली हड्डी जो कि मेलियस है वो आपके एयर ड्रम के साथ अटैच्ड है, तो जैसे ही वो एयर ड्रम जो है वो हिलता है जो साउंड वेव की इंटेंसिटी की वजह से, तो मेलियस हिलती है। मेलियस हिल के इनकस को हिलाती है और इनकस जो है वो स्टेप्स को हिला देता है। स्टेप्स जो है अगेन एक मेम्ब्रेन है, इसके साथ ये अटैच्ड है और यहाँ से ये आपका इनर एयर शुरू हो जाता है। तो ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है और दूसरा जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ठीक है जी, तो ये जो आपका जो इनर एयर है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, वेस्टिब्युलर कैनाल और उसको वेस्टिब्युलम भी कहते हैं, और कॉक्लिया जो कि इनर एयर कहलाता है। कॉक्लिया डील करता है आपकी हियरिंग से, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं या जो वेस्टिबुलम है ये डील करता है हमारे बैलेंसिंग से। आपको बहुत दफा नोटिस किया होगा आपने, खड़े एकदम से खड़े हो तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम प्ले लैंड में जाते हैं और किसी राइड में सवार होते हैं, तो राइड जो है वो बहुत तेजी के साथ घूम रही होती है। आप शुरू में आपको राइड के साथ प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद फिर आप जो है राइड को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, आपको ठीक से दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही राइड रुकती है आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है कि वो जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर का जो फ्लूइड है वो अभी राइड जब मूव करी थी तेजी से तो उसके साथ मूव कर रहा है। अब वो ऑब्वियसली वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता स्लो नहीं हुई कि आपका जो फ्लूइड है वो रुक जाता, तो उसकी अभी मूवमेंट जारी है और आपकी गाड़ी रुक गई है। तो उसके नतीजे में ये होता है कि आपका बैलेंस आउट हो जाता है और आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो बैलेंस नहीं आ रहा होता। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका जो फ्लूइड है वो स्टैटिक होना शुरू होता है तो यू रीगेन।
प्रॉपर हो जाता है फिर चीजें। अच्छा, फिर इसी तरह से जो कॉकलिया है वो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेप्स, जैसे मैंने आपको कहा, हैमर की तरह लगता है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड की मूवमेंट से जो है वो जो आपके जो हेयरिंग रिसेप्टर्स हैं वो काम करते हैं। हेयरिंग रिसेप्टर्स कहाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं जरा सा। अच्छा जी, ये जो पोर्शन है आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपका एयर का पार्ट है। जो ये एक्चुअल पार्ट है जहाँ पे हेयरिंग होती है वो ये है, ये जगह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेल्स जो हैं वो इनलार्ज करके दिखाए गए। ये देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है कॉकलिया, ये पूरा कॉकलिया है। इसके अंदर बहुत डिटेल्स हैं। जो असल इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके जो सेंसरी सेल्स हैं जो हेयरिंग को अफेक्ट करते हैं वो ये हैं। इनके आप देख सकते हैं छोटे छोटे से हेयर्स हैं। इन हेयर्स के ऊपर एक फ्लूइड मूव करता है। वो फ्लूइड जितनी तेजी से मूव करता है, साउंड की जो सेंसेशंस हैं वो ज्यादा तेजी के साथ ब्रेन तक पहुंचती हैं, और जितना स्लो मूव करता है उतना स्लोली जाती हैं। जो तेज मूवमेंट होती है फ्लूइड की, उसकी बेस पर आपको हाई पिच गुड क्वालिटी और जो नियर जो साउंड होती है वो सुनाई देती है। उसके मुकाबले में जो स्लो मूवमेंट है वो दूर के लिए और लो पिच वॉइस के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब ये जो पूरा पोर्शन है जहाँ पे ये जो हेयर्स हैं ये फ्लूइड में डूबे हुए हैं। ये जो फ्लूइड है और बेसिकली आपका जो कॉकलियर फ्लूइड कहलाता है। जो हम बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन की, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, हमारा बेसिक जो मकसद है वो क्या है कि हम ये देख सकें कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो ऑटोटॉक्सिसिटी किस तरह से कराते हैं। तो ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए अगर आप को मैं अब ये जो पोर्शन है ये हम अगर देखना शुरू करें तो ऑटोटॉक्सिसिटी बेसिकली इरिवर्सिबल डैमेज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस हो जाती है, और टेम्पररी विजुअल वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन। यानी वेस्टिब्यूल से मुराद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बैलेंसिंग है तो आपकी बैलेंसिंग भी अफेक्ट होती है और हेयरिंग भी अफेक्ट होती है। पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ हो जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जो आयनिक बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है एंडोलिम्फ का। ये जो फ्लूइड है, जो कॉक्लियर फ्लूइड है, इसको हम एंडोलिम्फ भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो है वो 35 to 6 times मोर यहाँ पे ड्रग रहती है। इसकी हाफ लाइफ भी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि चूंकि एक केमिकल है, एक एक्सटर्नल केमिकल है जो कि फ्लूइड में मौजूद है, तो वो आपकी जो हेयरिंग सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और उसका डिस्ट्रक्शन का नतीजा ये है कि आपके सेंसरी लॉस होता है हेयरिंग के हवाले से। स्टडीज ये कहती हैं बहुत सारी कि अगर आप प्रॉपर हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से सेहतमंद हैं और कोई आपको इशू नहीं है, तो एंटीबायोटिक अमाइनोग्लाइकोसाइड के इस्तेमाल से इतना प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगा। हेयरिंग का लॉस होगा, टेम्पररी होगा, और वो जैसे ही आप ड्रग डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और जिन लोगों को होता है वो ईदर उनका पहले से भी हेयरिंग लॉस होता है या हेयरिंग का डिस्टरबेंस होता है, या जो है दूसरी सूरत ये है कि वो जेनेटिकली म्यूटेड आरएनए जीन होती है, जिसकी वजह से फैमिलीज में ये कंडीशन रन करती है कि वो तमाम लोग जिनको पहली हेयरिंग डिस्टरबेंसेस हैं उनके साथ अगर एमाइनोग्लाइकोसाइड यूज कराई जाएगी तो हाँ, उसमें सिवियर इरिवर्सिबल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो ड्रग्स मतलब ये जो पूरा अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो पूरा ग्रुप है उसमें तकरीबन 5 ड्रग्स आती हैं, और वो 5 ड्रग्स किस तरह से काम करती हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन वेस्टिबुलर एबनॉर्मेलिटी ज्यादा कॉज करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी की जो ड्रग्स हैं या जो बाकी की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो कॉज नहीं होती, ये थोड़ी ज्यादा कॉज करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, एमिकासिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन जो है वो ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस ज्यादा क्रिएट करते हैं। यानी जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन लेंगे तो बैलेंसिंग डिसऑर्डर्स ज्यादा होंगे, वर्टाइगो रहेगा। लेकिन अगर एमिकासिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन लेते हैं तो हियरिंग का इशू आएगा। कान में सीटियां बजना, कंटिन्यूसली आवाज होना, जिसको हम टिनाइटिस भी कहते हैं, वो हो सकता है। या फिर प्रॉपर हियरिंग लॉस के आपको या तो कम सुनाई दे रहा है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा।
टोब्रामाइसिन दोनों एडवर्स इफेक्ट्स बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कॉज करती है। कॉक्लियर टॉक्सिसिटी जो है उसमें जैसे मैंने कहा कि टिनाइटिस होता है, यानी हाई पिच साउंड कंटिन्यूसली बजती रहती है कान में। और जो ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है, यानी आपकी सुनने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी जो है उसके अंदर आपकी जो सिम्टम्स हैं, पहले 1 या 2 दिन जो है वो हेडेक रहता है। कंटिन्यूअसली अपराइट पोजीशन में रहेंगे तो वर्टिगो आता रहेगा। सिटिंग अच्छा, आप यूजुअली हम देख रहे होते हैं कि अगर हम बैठ रहे हैं, आंखें बंद भी हैं, तो हमारे पास कुछ टेक्टाइल क्यूज होते हैं, हम अपनी बॉडी को टच कर लेते हैं कुर्सी के साथ, या ऐसा हमें अंदाजा होता है कि यहीं पे जगह रखी होगी तो। और लेकिन अगर आपकी आंखें बंद हों तो आप लिटरली पहले चेक करेंगे बैठने की जगह मुनासिब है या नहीं है, और उसके बाद फिर बैठेंगे। लेकिन बैठ जाएंगे, बगैर देखे भी बैठ जाएंगे इशारों से। उनका जो प्रॉब्लम है, जब अगर आपको वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी हुई हो तो उसमें होता ये है कि बैठ सकते ही नहीं है जब तक आपको विजिबल ना हो जाए, आप आंखों से आप ना देख लें कि कुर्सी रखी हुई है या कोई बैठने की जगह है, उसको देख के उसको हाथ लगा के उसके बाद ही बैठ सकते हैं। आंखें बंद करके या आंखों पे पट्टी बांध के आप नहीं बैठ सकते। ये अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसको वेस्टिबुलर एबनॉर्मेलिटीज हैं। रोमबर्ग साइन पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने दोनों पैर जोड़ के पेशेंट को खड़ा करवा दिया है, उसकी आंखें बंद करा दी, तो वो बैलेंस नहीं कर सकेगा खुद को, और वो झूमता रहेगा या झूलता रहेगा, आगे पीछे साइडवेज जो है वो घूमता रहेगा। तो अगर इस तरह से हो रहा है, यानी टांगे जोड़ के हाथों को साइड पे लगा के और आंखें बंद करवा के पेशेंट को खड़ा करवा दिया जाए, तो वो बैलेंस नहीं कर सकेगा। ऑटोमेटिकली फैन की तरह से वो अपने बाजू जो है वो साइड पे खोल के और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द पॉजिटिव रोमबर्ग साइन, तो ये जरूर आप लोगों को पता रहना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अमाइनोग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी दैट बेसिकली इज causing योर ऑटोटॉक्सिसिटी। जो दूसरी टॉक्सिसिटी यही ड्रग्स कॉज करती हैं वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रो मींस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को की टॉक्सिसिटी हो रही है। इसमें यूजुअली रीनल इम्पेयरमेंट होती है। 18 to 8 to 26% पेशेंट्स में नेफ्रोटॉक्सिसिटी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाती है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स have the capability to develop nephrotoxicity to the extent के experimental levels पे अगर आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी मॉडल बनाना है कि आप किसी एनिमल को नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करा के और फिर उसमें अपनी दवा का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराने के लिए जो एजेंट इस्तेमाल होगा वो जेंटामाइसिन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इतना टॉक्सिक है कि आप अगर उसको एम ही भी दे रहे हैं, मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप एक जेंटामाइसिन इंड्यूस टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल प्रॉपर वाला जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मॉडल है वो बना के देगा, और उसके बाद फिर आप उस पर अपनी दवा जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली होता ये है कि एंजाइम रिलीज होते हैं ब्रश बॉर्डर पे, और उसके बाद ब्रश बॉर्डर जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है। जो ब्रश बॉर्डर की जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि प्रोटीन जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा जो यूरिन डाइल्यूटिंग कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। पहले नॉन ओलिग्यूरिक फेज होता है जिसमें यूरिन की अमाउंट नॉर्मल रहती है एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन कभी कभी अगर इसको ठीक से ऑब्जर्व ना किया जाए तो ओलिग्यूरिक फेज में भी जा सकता है, यानी यूरिन की प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी समझ में नहीं आ पाई है, मोस्ट प्रोबेबली जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करती है ड्रग। किस तरह से करती है, क्या करती है, ये समझ में नहीं आ पाया है, सिवाय इसके कि थोड़ा शायद राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, या फॉस्फोलाइपेज या एटीपेज एंजाइम जो है वो अफेक्ट होता है, जिसके नतीजे में आगे जो पूरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो खराब हो जाते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जितनी ज्यादा ड्रग होगी उतनी ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी। ड्रग कम करते चले जाएंगे तो कम होती चली जाएगी। नियोमाइसिन हाईएस्ट है टॉक्सिसिटी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है। cisplatin, ACE inhibitors, amphotericin B, vancomycin, cyclosporines,
ये नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स हैं, और अगर इनके साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दी जा रही हैं तो फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी की जो स्पीड है वो ऐसे फॉर एग्जांपल अगर खाली अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है या खाली ये वाली ड्रग्स जो हैं वो 1 हफ्ता इस्तेमाल या 15 दिन इस्तेमाल के बाद जाके जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो ये 1 हफ्ते में या 5 दिन के अंदर अंदर जो है कॉम्बिनेशन में अगर दोनों ड्रग्स जा रही हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो यहाँ पे बताने की है वो ये कि टेट्रासाइक्लिन से अगर आप थेरेपी करते हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कॉज होता है। Now what do you mean by diabetes insipidus? Diabetes means excessive urine, और insipidus जो है वो basically क्या है कि abnormality है of ADH secretion, abnormal ADH secretion, जिसमें ADH की सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाती है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, डायूरेसिस हो जाएगी। उसके नतीजे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूज करते हैं, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है तो वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होता है। अगर वो यूरिन मतलब हार्मोन नहीं रिलीज हो पा रहा तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो नहीं हो पाएगी, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में भी नहीं होगी, कलेक्टिंग डक्ट में भी नहीं होगी। नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि यूरिन बहुत डाइल्यूट पास होगा। कहा जाता है, हमारे टीचर ने हमें बताया था कि यूजुअली 9 to 12 लीटर यूरिन पर डे डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट पास करता है। ठीक है जी, तो अब दो तरह का डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक। न्यूरोजेनिक क्यों कह रहे हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल आपका जो है वो वेजोप्रेसिन जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो उसके नतीजे में आपका जो डायबिटीज इंसिपिडस होगा वो न्यूरोजेनिक कहलाएगा, क्योंकि न्यूरॉन से एडीएच रिलीज होता है। अगर उसके मुकाबले में अगर आप बात करते हैं कि नॉर्मल एडीएच रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से, लेकिन वो नेफ्रॉन्स पे जाके जब बाइंड करता है तो नेफ्रॉन्स रिस्पॉन्ड नहीं करते और डाइल्यूट यूरिन कंटिन्यूसली पास होता रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो नेफ्रोजेनिक कहलाता है। यानी अगर हायर पिट्यूटरी में अगर हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, किडनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। और टेट्रासाइक्लिन की थेरेपी में आपको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेट्रासाइक्लिन किडनी के सेल और खुसूसियत से जो एडीएच के जो रिसेप्टर्स हैं उनको अफेक्ट करता है, जिसके नतीजे में एडीएच रिसेप्टर्स एडीएच से बाइंड नहीं करते और डाइल्यूट यूरिन पास हो जाता है। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी है। पेशेंट रीनल फेलियर के जो हैं वो मैक्रोलाइडिन जो है वो कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस कॉज करता है, यानी बाइल का प्रोडक्शन डिक्रीज करता है और उसके नतीजे में जो है वो स्टेसिस होता है बाइल का, और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि लिवर के ऊपर प्रेशर आता है और हेपेटाइटिस हो जाता है। अब शुरू में जो 10-20 डेज हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, उसके बाद जॉन्डिस, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस और इओसिनोफिलिया हो जाता है। क्लोरामफेनिकोल जो है वो जीआई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है और एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट होती हैं। टीथ डिसऑर्डर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यूजुअली टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं वो दी जा रही हैं हो अगर, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है, ये मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये इस तरह की डिस्कलरेशन आती है टीथ में। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल टीथ हैं ये ये डिस्कलर टीथ हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली ये जो जो भी तरीका, ये चीज भी, ये जो ग्रेश कलर हो गया है ये भी, या जो डिफरेंस ऑफ द शेड आ रहा है दांतों में, ये चीज, ये जो है ये टेट्रासाइक्लिन इंड्यूस्ड टीथ एब्नॉर्मेलिटीज हैं। किस तरह से होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि यूजुअली कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनाता है चिलेशन के थ्रू टेट्रासाइक्लिन।
अब ये जो चिलेशन होती है कैल्शियम और के साथ, तो इसमें क्या है कि टीथ की जब कैल्सिफिकेशन हो रही है, तो उस जमाने में ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो रहा होता है टीथ के अंदर जब दांत बन रहे होते हैं। अब उस टाइम पे अगर टेट्रासाइक्लिन है तो उसने अगर ऑर्थो कॉम्प्लेक्स बना लिया है, तो वही कॉम्प्लेक्स जाके टीथ में डिपॉजिट हो जाता है और वो टीथ को डिस्कलर डिस्कलर करता है। यूजुअली ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी में खातून को दिया गया है तो जो बच्चे को जो नए दांत निकलेंगे वो खराब होंगे, और लेकिन जब जो नई डेंटिशन आएगी प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी डेंटिशन आएगी तो वो जो डिस्कलर्ड टीथ गिर जाएंगे तो नए टीथ नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर इन केस बच्चा मतलब 2 ढाई साल के बाद उसको टेट्रासाइक्लिन दी जा रही है, तो उस टाइम पे जो है वो नए दांत बनने शुरू हो जाते हैं 2 साल से लेके 5 से 8 साल की उम्र में। तो उसमें ये है कि अगर पुराने दांत नॉर्मल थे तो वो झड़ने के बाद जो नए दांत आएंगे वो और मतलब ये चिलेटेड कंपाउंड के साथ होंगे, तो परमानेंट डेंटेशन जो है वो डिस्कलर होने के चांसेस हैं। तो यूजुअली कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कैल्सिफिकेशन टाइम है, टीथ कैल्सिफिकेशन टाइम, उसमें कोशिश ये की जाए कि जो इन्फेंट्स हैं उनको ये चीज नहीं दी जाए बच्चों को। अम, तो कोशिश ये करें कि कोई और जो ऑल्टरनेटिव ड्रग्स हैं उनसे गुजारा कर लिया जाए। हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी में डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी आपको मैंने पहले ही बता दी थी। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में भी मैंने आपको बता दिया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी हो गई है। तो यूजुअली उसमें ये अच्छा क्लोरमफेनिकोल जो है उसी के बारे में गालिबन मैंने बताया था। तो ये यूजुअली क्या करते हैं कि पोस्टुलेटेड जो एबनॉर्मेलिटी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो है एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर बना रहा होता है, इम्पेयर्ड आयरन इनकॉर्पोरेशन हीम में होने की वजह से दैट कैन बी फेटल। तो ये यूजुअली इनहिबिशन करता है उस प्रोटीन की जो कि आयरन को इंटरेक्ट करवाता है हीम के साथ। एक तो ये चीज है। पोस्टुलेटेड ये भी है कि कंडीशंस डेवलप विद प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट बट मेनी केसेस शो सडन अकरेंस। हेपेटिक एंड रीनल इंसफिशिएंसी अगर है पेशेंट में तो हाइपोप्लेजिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सेल्यूलर हाइपोप्लेजिया होने के। किस तरह से कि अगर लिवर जो है वो आपको पता है कि लिवर से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज सॉरी थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज होता है, जबकि किडनी से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। तो किडनी फेलियर और लिवर फेलियर दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एरिथ्रोमाइसिन ये कौन सी ड्रग थी क्लोरमफेनिकोल रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी है उसमें। मेरा ख्याल है आज इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।